और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। ये लल्लन टॉप शो, ये नाम लल्लन टॉप, आज इसकी पैदाइश को 7 बरस हो चुके हैं। 28 दिसंबर 2015 की शाम को इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। इसमें बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारे संकल्प हैं और आपकी तरफ से मिली बहुत सारी सख्ती और शाबाशी भी है। इन सब का सिलसिला चलता रहे। बाकी अपनी बात और भी प्लेटफॉर्म्स पर कही गई है, जैसे आज दिन में एक लाइव हुआ उसके ज़रिए, और हमारी सहयोगी जो व्लॉग्स बना रही हैं उसमें दिखेगा कि आपके लल्लन टॉप ने अपना यौम पैदाइश, अपना जन्मदिन कैसे मनाया। अब खबरों की बात, आप इस पूरे सप्ताह हमारा रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं साल 2022 का, जिसमें हम 5 अलग अलग मोर्चों पर देश की परफॉर्मेंस और देश की जो सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसकी परफॉर्मेंस, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, इसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। देश का रिपोर्ट कार्ड, नरेंद्र मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। आपने अब तक सोमवार और मंगलवार के एपिसोड में रक्षा और विदेश नीति पर विस्तार से चर्चा सुनी, विद्वानों की राय सुनी। आज बारी है रोकड़े की, कि देश की जेब में कितना रुपया आया और कितना गया, और आपकी जेब में कितना रुपया और आया और गया। इस खेल में मोदी सरकार ने आपकी कितनी मदद की या नहीं की। तो शुरू करते हैं आज का लल्लन टॉप शो। अर्थव्यवस्था सुनते ही सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। माने भारत की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और खेतों में जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो सीमेंट हो या फिर सॉफ्टवेयर, उसकी कुल कीमत। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य था, उसका मतलब यही था कि भारत का कुल उत्पादन यानी जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी करीब 414 लाख करोड़ रुपए। लाख और करोड़ में बात समझने वाले देश की सरकार ट्रिलियन डॉलर में क्यों बात करने लगी थी, ये वही जाने। हमारा काम है ये बताना कि लक्ष्य की प्राप्ति में सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा। वैसे इतनी बात यही जान लीजिए कि 5 ट्रिलियन वाले लक्ष्य को अब 2 बरस के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं गंभीर विषयों पर। सारे किंतु परंतु से परे एक तथ्य अपनी जगह है कि भारत की जीडीपी का आकार बढ़ा तो है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के दौरान कहा कि बीते 8 वर्ष में भारत की जीडीपी दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है। इस साल हमने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ा जो हम पर 200 साल से ज़्यादा राज करके गया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत अब भी महंगाई और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, क्योंकि 100 बरस में आई सबसे बड़ी आपदा का असर 100 दिन में गायब नहीं हो जाएगा। फिलहाल भारत की जीडीपी का आकार है $3.12 ट्रिलियन, यानी 232 लाख करोड़ रुपए। हम यहां तक कैसे पहुंचे, समझते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा 2022 को कोरोना महामारी से उपजा आर्थिक संकट विरासत में मिला था, और उसके बाद यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने दुनिया भर की सप्लाई चेन की सांस रोक दी, जिसका असर भारत पर भी पड़ा। हमने विदेश नीति वाले रिपोर्ट कार्ड में इस संकट के राजनयिक पहलुओं की विस्तार से बात की थी। इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों पर अब गौर करिए, ताकि आगे की बातें उचित संदर्भ में समझी जा सके। जनवरी 2022 से मार्च 2022 4.1%, ये एक क्वार्टर का है। अप्रैल 2022 से जून 2022 13.5%। उसके बाद तीसरा क्वार्टर जुलाई 2022 से सितंबर 2022 6.3%। फिर अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक 4.4%। अब इसमें एक बात है, अर्थव्यवस्था की विकास दर के लिए बहुत सारे आंकड़ों को अलट पलट कर देखना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है। प्रायः एक तिमाही के आंकड़े सामने आने में 2.5 महीने और लग जाते हैं। इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट के जो आंकड़े अभी हमने आपको बताए, वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक हैं, और इसमें अभी सुधार संभव है। ये आंकड़े हमारे सामने एक ऐसा ग्राफ पैदा करते हैं जो पहले नीचे से शुरू होकर ऊपर जाता है, लेकिन फिर नीचे लुढ़कने लगता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि ये सारे आंकड़े और ग्राफ का ये स्वरूप, ये ईयर ऑन ईयर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। YOY आंकड़े, इसका मतलब जब हम ये कह रहे हैं कि जनवरी से मार्च 2022 में जीडीपी 4.1% की रफ्तार से बढ़ रही थी, तो यहाँ तुलना पिछले बरस यानी 2021 की जनवरी से मार्च से की गई।
इस संदर्भ में आंकड़ों का मतलब कुछ बदलता है। अप्रैल जून 2021 में अर्थव्यवस्था को कोरोना की दूसरी लहर ने भारी नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए इस साल के अप्रैल जून में भारत का प्रदर्शन डबल डिजिट में और इतना बेहतर नजर आ रहा था उसकी तुलना में इसके बाद की 2 तिमाहियों में बीते साल रिकवरी चल रही थी। इसीलिए इस साल विकास दर उतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही। लेकिन बात बस इस तुलना की नहीं है, अर्थव्यवस्था वाकई सुस्त पड़ रही है और इसके बड़े कारण वही हैं जिनकी चर्चा लल्लन टॉप लगातार आपसे करता रहा। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक नीतियां। वैश्विक कारणों के चलते आप सरकारों को पूरी तरह से बरी नहीं कर सकते हैं। इन सब से हो क्या रहा है? मूडीज जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक सबने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान लगातार घटाए हैं। हमने अक्टूबर दिसंबर की तिमाही के लिए जो अनुमानित दर आपको बताई थी उसे भी बैंक ने हाल ही में 4.6% से घटाकर 4.2% किया था। बावजूद इसके भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस पर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, सुनिए। देखिए, पूरी दुनिया में इस साल रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से और कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में एक आर्थिक संकट, विकट आर्थिक परिस्थितियों का पूरी दुनिया ने यूं कहूं तो सामना किया है। भारत ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। आज कोई भी देश अपने आप को आइसोलेशन में नहीं दे सकता। तो ये सच है कि भारत ग्लोबल विलेज का हिस्सा है, पर भारत के पास एक एडवांटेज था, एक भारत के पास एज था कि भारत की 65% इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन। इसकी वजह से भारत अपने आप में एक दुनिया भी है। 1.4 बिलियन 140 करोड़ के करीब यहाँ की जनसंख्या अपने आप में भारत को बहुत बड़ा सहारा देती है। बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भारत का है, बहुत बड़ा मिडिल क्लास है। मुझे लगता है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है। जहां आज बड़े बड़े धुरंधर अमेरिका जैसे और यूरोप जैसे देश आज मंदी की मार झेल रहे हैं। यूरोप मंदी में है, अमेरिका माइल्ड रिसेशन में है, 2023 में पूरे रिसेशन में जाने की पक्की उसकी उम्मीद है। भारत में आज भी 6 और 7% के बीच में विकास की दर मापी जा रही है और मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में भी भारत की यह दर बरकरार रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड छुआ। भारतीय कंजम्पशन, अभी त्योहारों का मौसम निकला है, बहुत अच्छी, चाहे हम गाड़ियों की सेल लें, चाहे हम मकानों की सेल लें, प्रॉपर्टी मार्केट लें, सब में उछाल दिखाई दिया है। कुछ एक पैमानों पर चिंता भी है, ऐसा नहीं है, बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है। जो भारत की इनहेरेंट समस्याएं आजादी के बाद से रही हैं वो आज भी हैं, पर भारत ने बहुत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स पे एक बहुत अच्छा सस्टेनेबिलिटी का मॉडल प्रेजेंट किया है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारत की ये 6 और 7% की विकास दर ऐसे माहौल में जब पूरा विश्व आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहा है, पूरा विश्व मंदी की मार झेल रहा है या झेलने के कगार पे है, तो ठीक है, उसका रिपलिंग इफेक्ट, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट भारत पर जरूर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके बावजूद भी शायद वो ना होता तो आज भारत 10% पे पहुंच गया होता। पर उसके बावजूद अगर भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था अगर अपने आप को 6 और 7% ग्रोथ के रेंज में रख पा रही है, मैं समझता हूं ये बहुत प्रशंसनीय है। इसी वजह से सभी अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, IMF, वर्ल्ड बैंक या वित्तीय संस्थान, उन्होंने भारत को एक चमकता सितारा, एक ब्राइट स्पॉट, एक शाइनिंग स्टार, आप जो मर्जी कह लीजिए, आसान भाषा में समझे तो बाकी विश्व के मुकाबले भारत और भारतीयों की परिस्थितियां बहुत अच्छी। शरद कोहली ने शाइनिंग स्टार शब्द पर अपनी बात रखी। इसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ सरकार ने भी खूब किया। लेकिन इस चमकते सितारे के सामने एक ऐसी चुनौती है जिसे लेकर मोदी सरकार पूरी साल घिरी रही, महंगाई। भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक ऐसी जगह पर है जहां विकास दर घट रही है, मंदी की चेतावनियां जारी हो रही हैं और महंगाई घटने की जगह बढ़ती जा रही है। आम लोगों के काम आने वाली सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। देखिए, CNG 27 रुपये, LPG 200 रुपये, दूध 9 रुपये, गैस, सब्जियां और अनाज महंगा हुआ है। इस महंगाई की निगरानी का काम करता है RBI। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को मैंडेट दिया है कि खुदरा महंगाई 4% के आसपास रहे, घटे तो 2% से नीचे ना आ जाए और बढ़े तो 6% से ऊपर ना जाए। लेकिन 2022 के पूरे 12 महीनों में महंगाई कभी 4% के आसपास नहीं रही। इतना ही नहीं, वो जनवरी से अक्टूबर तक यानी पूरे 10 महीने 6% से कहीं ऊपर रही। हमने जून से नवंबर के 6 महीनों में सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को संकलित किया। देखिए नजर, इसी दौरान खुदरा महंगाई 7% या उससे भी ऊपर रही। यानी बीते साल अगर तेल का एक पाउच 100 रुपये में मिलने जा रहा था तो इस साल उसकी कीमत 107 रुपये पहुंच गई। 100 रुपये में 7 रुपये बढ़ जाएं तो आपको कम भी लग सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर 140 करोड़ लोगों को 7-7 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़े तो कितनी बड़ी रकम लोगों की जेब से निकल रही है।
लगातार बढ़ रही महंगाई को काबू करने आरबीआई मैदान में उतरा। मौद्रिक नीति की नियमित बैठकों के साथ साथ ऑफ साइकिल बैठकें बुलाई गई। इसे आप बैठकों का वाइल्ड कार्ड समझ सकते हैं। इन बैठकों में आरबीआई ने रेपो रेट को कुल 4 बार बढ़ाया। रेपो रेट क्या होता है, फिर रिवाइज करते हैं। भारत में सभी बैंकों को आरबीआई के तहत काम करना होता है। अपने काम के लिए वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं। इस पर उन्हें आरबीआई को जो ब्याज देना होता है उसी को कहा जाता है रेपो रेट। बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा भी रखते हैं। इस पर उन्हें जिस दर पर ब्याज मिलता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंकों से आम लोगों और उद्योगों को मिलने वाले कर्ज भी महंगे हो जाएंगे, तब विकास भी धीमा पड़ जाएगा। ऐसे में जो रेपो रेट मई 2022 में 4.40% था, उसे आरबीआई बढ़ाते बढ़ाते दिसंबर में 6.25% पर क्यों ले आया? दरअसल रिजर्व बैंक ने बहुत लंबे समय तक रेपो रेट को कम रखा क्योंकि सरकार विकास दर पर फोकस कर रही थी। लेकिन जब सस्ते कर्ज के चलते बाजार में पैसा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो महंगाई पर सरकार घिरने लगी और पैसा समेटने के लिए बैंकों को कर्ज महंगा करना पड़ा। रेपो रेट बढ़ने का एक फायदा यह भी होता है कि बैंकों में जमा आपकी बचत या एफडी जैसी चीजों पर भी ब्याज बढ़ता है। लेकिन ये एक ऐसी मिठाई है जो मिल भी सकती है और नहीं भी। जो मिठाई जरूर मिलती है वो ये कि पहले से चल रहे लोन पर आपकी किश्त बढ़ जाती है। आरबीआई की मेहनत का नतीजा नवंबर से दिखना शुरू हुआ है, जब महंगाई दर 5.88% पर आई। महंगाई अब भी 4% के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। इसके कारण क्या है, ये विद्वान बताते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की जा रही, दरअसल सरकार ही कारण बताने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। देश का कानून कहता है कि जब आरबीआई लगातार 3 तिमाहियों तक माने 9 महीने खुदरा महंगाई को 6% से नीचे नहीं ला पाता तो उसे एक रिपोर्ट सरकार को देनी होती है। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया जब सरकार के पास देश के सबसे बड़े बैंक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट है तो उसकी जानकारी लल्लन टॉप को क्यों नहीं मिल पा रही? तो इसका जवाब इसी शीत सत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। कहा कि रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के मुताबिक रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान है ही नहीं, लेकिन जो सरकार नहीं बताना चाहती वो एक्सपर्ट समझते भी हैं और बताने को तैयार भी हैं। सुनिए। ऐसा है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा इस साल रही है। अगर किसी चीज के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को याद करेंगे लोग तो बढ़ी हुई महंगाई को याद करेंगे, क्योंकि जब महंगाई ज्यादा होती है तो लोगों पे गलत असर पड़ता है। उनकी जो परचेजिंग पावर होती है जिससे वो मार्केट में जाके चीजें खरीदते हैं वो कम हो जाती है। क्योंकि जब आपका जैसे 10 रुपए चीनी बिक रही थी किलो, हाँ, और वो 12 रुपए किलो अगर हो जाती है तो यानी कि आपकी जेब से 2 रुपया चला गया दुकानदार के पास और 2 रुपया उसके दुकानदार के पास गया, उसने उसको जो आगे मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया, पर आपकी जेब में तो जब पैसा कम हो गया तो जो आप खरीदते थे वो आप खरीद नहीं पाएंगे, या फिर आपकी जो बचत है वो बचत नहीं होगी। तो दोनों तरफ से जो आम आदमी पे इसका गलत असर पड़ता है। और इतनी महंगाई की यानी कि 6% से ज्यादा करीब करीब 10 महीने चली और 10% से ज्यादा करीब 18 महीने चली जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो जो महंगाई है उसकी दर ज्यादा होने से हमारी अर्थव्यवस्था पे बड़ा बुरा असर पड़ा। जिनकी जो नौकरी वगैरह चली गई थी असंगठित क्षेत्र में उनको दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो नौकरी कम हो गई, उनकी आमदनी कम हो गई, और दूसरी तरफ उनका जो दाम महंगे हो गए जिससे कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई। इसका असर ये होता है कि अक्सर फिर महिलाओं पे असर पड़ता है, उनके बजट पे असर पड़ता है कि वो खाने पीने की चीजें नहीं खरीद पाती हैं जो घर में देना चाहती हैं, जैसे बच्चों को दूध वगैरह देना है, या बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ता है। बहुत सारे गरीब परिवार हैं उन्होंने बच्चों को जो स्कूलों से निकाल लिया या प्राइवेट स्कूल से निकाल के जो सरकारी स्कूल में डाल दिया। फिर हेल्थ का खर्चा बढ़ जाता है तो हेल्थ पे उतना खर्च नहीं कर पाते हैं जितना कि खर्च करना चाहिए। तो तरह तरह से महंगाई का असर आम आदमी के जीवन पे पड़ता है। तो ये जो महंगाई है इसमें सरकार कामयाब नहीं हुई। वजह उसकी ये है कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो बहुत हाई है। हमारे जो पेट्रोल डीजल पे जो हाई टैक्सेस लगाए हुए हैं पिछले 2.5 साल से, अगर सरकार समय रहते हुए उनको घटा देती तो इतनी महंगाई नहीं होती। अर्थव्यवस्था की बात हो और आयात निर्यात की बात ना हो, ये संभव नहीं। स्वाभाविक सी बात है, हम आयात कम करना चाहते हैं और निर्यात ज़्यादा। लेकिन भारत में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं होता, हमें उसके लिए विदेश पर ही निर्भर रहना होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम बढ़े। दिसंबर 2021 में ब्रेंट क्रूड का दाम जो $80 करीब था वो मार्च 2022 में $128 को पार कर गया, 1.5 गुना की बढ़त। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 1.5 गुना तो नहीं हुए, लेकिन तेल का दाम हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को खाने लगा। विदेशी मुद्रा भंडार को दूसरी चोट पड़ी रुपए के गिरते मूल्य के चलते। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट की खबर हमने आपको कई बार दी। 1 साल के भीतर ही रुपया 11% टूटा।
अक्टूबर 2022 में $1 की कीमत ने 83 रुपए तक की ऊंचाई छुई। हमें राहत मिली फिर दो चीज़ों से। पहले तो जब रूसी आक्रमण के बाद दुनिया सामान्य होने लगी तो तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के आसपास ही स्थिर होने लगी। फिर भारत तमाम विरोध के बावजूद रूस से तेल खरीदता रहा, जिस पर उसे कुछ डिस्काउंट मिला। सारे हिसाब किताब के बाद विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल $563.49 अरब पर है। इस जानकारी हाल ही में आरबीआई ने दी थी। तुलना के लिए बता दें, आज की तारीख में भारत पर कुल $614 अरब का कर्ज है, माने हमारी बचत हमारे कर्ज से कम हो गई है। ये तो हुई तेल और विदेशी मुद्रा भंडार की बात। अब आते हैं कुल आयात निर्यात के आंकड़ों पर। नवंबर 2022 में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच भारत ने कुल $444.74 अरब का निर्यात किया और $543.26 अरब का आयात किया। इसका मतलब हमने उठाया $98.52 अरब का घाटा। हमने मूल्य को रुपए में इसलिए नहीं बदला क्योंकि महीने बदलने के साथ मूल्य बदल जा रहा है, इसीलिए हम वही आंकड़े दे रहे हैं जो भारत सरकार ने जारी किए। चिंता की बात यह है कि बीते साल ये घाटा था $34.05 अरब। तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के लिए काफ़ी असहज करने वाली बात होगी कि न सिर्फ व्यापार घाटा बढ़ रहा है बल्कि चीन से भी आयात बेतहाशा बढ़ा है, वो भी गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद। हरिकिशन शर्मा की इस रिपोर्ट पर गौर करिए जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए की थी। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत चीन से लगभग उतना ही व्यापार करता है जितना कि अमेरिका से, लेकिन फ़र्क ये है कि अमेरिका से होने वाले व्यापार में हमें फ़ायदा होता है और चीन से होने वाले व्यापार में हम उठाते हैं घाटा। 2020-21 में हमने इस तरह $44.02 बिलियन का घाटा उठाया, जो 2021-22 में बढ़कर $73.31 बिलियन हो गया। इस विषय में एक अच्छी पहल हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से। ये क्या है और इनसे क्या फायदा है, सुनिए। लेकिन 2022 में कुछ ऐसे दो चार इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं जिनके चारों तरफ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कोर्स है ये घूम रहा है। तो जो इंडिया ने यूएई के साथ किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, उसके अलावा इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ। ये अप्रैल की बात है, अप्रैल में हमने साइन किया और अभी दिसंबर के आसपास इट विल कम इनटू फोर्स, मतलब इट विल कम इनटू इफेक्ट। तो ये दो काफी सक्सेसफुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रहे हमारे, यूएई ऑन द वन हैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड। उसके अलावा एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बड़े जोशो खरोश से कोशिश करी जा रही थी, वो था इंडिया का यूके के साथ, क्योंकि आपने मेंशन भी किया था कि एक बड़ी हाई प्रोफाइल विजिट थी 2022 में जो रही, वो थी बोरिस जॉनसन की भारत में। और बोरिस जॉनसन जब भारत आए थे तो बड़े ही मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट था वो बड़े अपने चरम पे था, और ये था कि दिवाली तक हम जरूर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कर लेंगे साइन। लेकिन फिर यूके में अपनी प्रॉब्लम्स बहुत हुई और आई एम श्योर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा निर्णायक मोड़ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, कि एक पहली बार इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर यूके में बने ऋषि सुनक को मैं रेफर कर रही हूँ। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोरिस जॉनसन बहुत बुलिश थे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे और कोशिश थी कि दिवाली तक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इस पे हम बात करेंगे कि कैसे सुएला ब्रेवरमैन के कुछ रिमार्क्स थे मोबिलिटी को लेकर, जिसकी वजह से ये खटाई में पड़ गया। और अब कोशिश करी जा रही है कि 2023 में जल्दी से जल्दी किया जाए, लेकिन मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बहुत जल्दी करने से बेहतर है एक शॉर्टी जॉब ना करके, बल्कि उसमें उसका समय दिया जाए, तो कभी भी होगा। तो ये एक इकॉनमी के मोर्चे की बात बिना रोजगार का जिक्र किए पूरी नहीं हो सकती। रोजगार को दो कैटेगरी में बांट कर देखिए। पहली सरकारी नौकरी जो भर्तियों के जरिए होती है, और दूसरी जिस पर मोदी सरकार विशेष जोर देती है, स्वरोजगार, स्टार्टअप्स। पहले सरकारी नौकरियों की बात कर लेते हैं। 2017 के पहले तक सरकार का ही लेबर ब्यूरो 9 सेक्टर में मिली नौकरियों का डेटा जारी करता था, लेकिन इस प्रथा को नरेंद्र मोदी सरकार ने बंद कर दिया। अब सरकारी आंकड़े संसद में पूछे गए सवालों के जरिए ही मिल पाते हैं। 7 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एनसीपी सांसद दीपक बैज ने लिखित सवाल पूछा, जिसमें सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों का विभागवार ब्यौरा प्रधानमंत्री से मांगा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब दिया, जिसमें 78 विभागों का ब्यौरा था। अब जो आंकड़े बता रहे हैं उस पर गौर करिए। 9,79,327 देश के 78 विभागों में कुल इतने पद आज की तारीख में खाली हैं। करीब 40 लाख स्वीकृत पदों में 22% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा पद रेलवे में खाली हैं, कुल 2,93,943। रक्षा विभाग में 2,64,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। गृह विभाग को भी 1,43,000 से ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है।
यानी इतनी कुर्सियां वहां खाली चल रही हैं। इसके अलावा डाक विभाग में 90,000 से ज़्यादा और राजस्व विभाग में 80,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बाद खाली पदों की संख्या बढ़ती रहती है। अब ये पद कब भरे जाएंगे, ये पूछते पूछते कितने ओवर एज हो गए, जवाब सरकार दे सकती है, जो अब तक दिया नहीं गया। हमने इसी साल देखा कैसे आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट के बाद छात्रों के उग्र प्रदर्शन हुए, ट्रेनों में तोड़फोड़ और पटरियों पर विरोध। ये पहली घटना छात्रों की तरफ से हुई। इसके शुरुआत जनवरी में हुई थी। दरअसल रेलवे ने फरवरी 2019 में नौकरियां ही नौकरियां वाला एक विज्ञापन निकाला। एनटीपीसी में 35,208 पोस्ट की वैकेंसी थी। परीक्षा के जरिए रेलवे में क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क, सह टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क, सह टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती होनी थी। इन पदों पर आवेदन करने वालों की संख्या 1,26,00,000 के लगभग थी। फॉर्म भरने का खर्चा, किराया, भाड़ा जोड़कर छात्र हिसाब लगाते रह गए, लेकिन भर्ती पूरी होने तक कईयों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये 2019 की भर्ती है और हम 2022 के खत्म होने पर भी इसकी बात कर रहे हैं। एक बात और, केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल ने भी कही थी 4 लाख नौकरियों की। सुनिए। पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम। उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख 1,32,000 लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस। मंत्री पीयूष गोयल ने 2019 के चुनाव से पहले 4 लाख भर्तियों का वादा किया था। क्या इतनी भर्तियां पूरी हुई? जवाब आपको पता है। हमने इसी साल ये भी देखा कि कैसे एसएससी जीडी के छात्र छात्राएं खाली पदों को भरने की मांग के लिए नागपुर से दिल्ली पैदल तिरंगा रैली लेकर चले आते हैं। और हमने इसी साल एक ट्वीट भी देखा जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह ऐलान किया गया कि आने वाले 1.5 बरस में केंद्र सरकार के तहत आने वाले 10 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी, यानी रोजगार का बम्पर वादा। 1.5 साल का मतलब 2024 के चुनाव से पहले वादा है, पूरा हो जाएगा तो हम भी देखेंगे। लेकिन रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में ही रोजगार के खूब अवसर होते हैं। पूरे साल की बात की जाए तो भारत में बेरोजगारी दर औसतन 7% के ऊपर रही। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने नवंबर में बेरोजगारी दर 8% के आंकड़े को पार कर गई, जो अपने आप में चिंता का विषय है। सुनिए जानकार रोजगार के मसले पर सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी बेतहाशा हो गई है। जितना शिक्षित युवक है उतनी ज्यादा बेरोजगारी है। तो 15 से 29 साल की जो उम्र के बच्चे हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। तो अभी हम लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो इसमें हमने दिखाया है कि 304 मिलियन जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके पास तो कोई ढंग का काम है या पूरा काम है, लेकिन 278 मिलियन 27.8 करोड़ हैं जिनके पास काम नहीं है। उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और 4 तरह की बेरोजगारी हमने बताई है। एक तो जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया है, ऐसे करीब 19 करोड़ लोग हैं। उनको उन्होंने गिव अप कर दिया है कि अब हमें काम मिलेगा नहीं, वो ढूंढ ही नहीं रहे। उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आपको जो रोजगार मिला लेकिन पूरे हफ्ते का रोजगार नहीं मिलता। आप 36 घंटे या 24 घंटे ही काम करते हैं तो आपकी आमदनी कम हो जाती है। तीसरा है कि आप कृषि में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि वहां पे काम नहीं है लेकिन लोग खेत पे जाते हैं, वहां पे जाके अपना बैठे रहते हैं, तो उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तीसरी तरह का जो बेरोजगारी है। और फिर जिसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी आप काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम आपको मिल नहीं रहा है। तो 4 अलग अलग तरह की हैं और सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। सरकार जो हमारा माइक्रो सेक्टर है और कृषि है, वो बहुत बुरी तरह पिट गया है पिछले 6 सालों में। पहले नोटबंदी से, फिर जीएसटी से, फिर ये जो लॉकडाउन हुआ, तो वहां पे हमको सपोर्ट देनी चाहिए। जो माइक्रो सेक्टर है वो 6 करोड़ यूनिट है और जो लार्ज स्केल सेक्टर है वो सिर्फ 6,000 यूनिट है। मीडियम और स्मॉल 6 लाख यूनिट है। तो जो 6 करोड़ यूनिट है, इन्हीं में एमएसएमई का 97.5% का एम्प्लॉयमेंट होता है। और जब वो पिटेगा तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। और सरकारी नौकरी से कोई समाधान नहीं निकलने वाला।
क्योंकि ये टोटल पॉपुलेशन का मुश्किल से 1.5% सरकारी नौकरी में है, उसको आप 2% भी बढ़ा देंगे तो भी उससे समाधान नहीं निकलने वाला। तो प्राइवेट सेक्टर को कैसे हम जो है वो बढ़ाएं, खासकर माइक्रो सेक्टर को, उसके लिए कदम उठाने चाहिए। अब सरकार को एमएसएमई सेक्टर को अलग कर देना चाहिए, माइक्रो अलग और स्मॉल और मीडियम अलग। क्योंकि होता क्या है कि जब सरकार कुछ अनाउंस करती है उसका बेनिफिट मीडियम सेक्टर उठा लेता है, माइक्रो सेक्टर तक पहुंचता नहीं। तो खास माइक्रो सेक्टर को अलग कर दे, मिनिस्ट्री उसकी अलग बना दे, उनके लिए जो समाधान निकाले। पर ये मैं मतलब कई साल से ये बात कह रहा हूं पर अभी तक हुई नहीं है। तो माइक्रो सेक्टर जब तक पिटता रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। रोजगार की जब भी बात होती है तो सरकार अपनी तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना और आजीविका मिशन जैसी योजनाओं का जिक्र करती है। मनरेगा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के आंकड़े सामने नहीं आते कि इन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिला। मनरेगा की कार्यशैली पर भी बाकायदा सवालिया निशान है। इसके अलावा सरकार स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न जैसे दो शब्दों के इर्द गिर्द रोजगार की बात करती है। इस पर जानकार क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए। स्टार्टअप्स की अभी इस समय हालत बहुत अच्छी नहीं है, पर भविष्य में भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पूरे विश्व में मान्य है। अमेरिका में जितने बड़े और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं उसमें भारतीयों का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ है। तो भारतीय एंटरप्रेन्योरियल स्किल की मैं सराहना करता हूं। इस बात को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्टार्टअप्स का भारत में भविष्य उज्जवल है। पर उसमें शर्त यह है, मैं एक स्टार्टअप एडवाइजर भी हूं, उस हौसले से और उस ओहदे से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर स्टार्टअप्स अपने प्रॉफिट पर ध्यान देंगे, ना केवल फंडिंग की तरफ देखते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि उनका भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा। अगर वो खाली फंडिंग के बिना पर अपना बिजनेस चलाएंगे और अपने रोजमर्रा के खर्चे भी फंडिंग के बेसिस पे करेंगे, मुझे लगता है वो स्टार्टअप्स सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से करीब करीब 90% स्टार्टअप भारत में फेल हो जाते हैं। पर 10% की भी संख्या इतनी बड़ी रहती है कि फिर भी भारत दुनिया का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। अर्थव्यवस्था की नज़र से देखें तो 2022 मिला जुला रहा। भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए $400 बिलियन तक ले गया। भारत अपनी डिजिटल करेंसी ले आया और शेयर मार्केट ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई। जो चुनौतियां थी उनका जिक्र हमने किया, बाकी का मूल्यांकन आपको करना है। ये भी याद रखिए, यही वो बरस है जब डीमोनेटाइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दाखिल हो रहे हैं आरबीआई और सरकार की तरफ से। लेकिन बहुत कुछ है जो आरबीआई की मिनट ऑफ मीटिंग्स में था और हलफनामे में नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने आज ही के अंक में 28 दिसंबर के विस्तार से बताया है कि वो कौन सी चीज़ें थी जो सरकार के द्वारा डीमोनेटाइजेशन के पक्ष में दी गई, जबकि इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ और सोचना था। आपको ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले पर अब चर्चा क्यों नहीं होती है इसके बारे में आपको समझ में आए। इसके बारे में समझ में आए कि इसके बहाने जो कहा जा रहा था कि काले धन पर प्रहार होगा, उसका क्या हुआ। क्योंकि आरबीआई का तो मानना था कि ज़्यादातर काला धन जो अचल संपत्तियां हैं, सोना और संपत्ति, उसमें निवेश हो रखा है। टेरर फंडिंग को लेकर क्या हुआ, फर्जी नोटों का प्रतिशत कुल इकॉनमी में, कुल करेंसी में कितना था और उसका क्या हाल हुआ, और जो करेंसी में बड़े नोटों के चलन की बात थी, इन सब का क्या हुआ। तमाम घोषित लक्ष्य हैं और उनको मुंह बिराते हुए आंकड़े हैं। ये थी आज की बड़ी खबर। अब गौर करते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी अहमदाबाद से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा की तबीयत बिगड़ गई है। 27 दिसंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत और कफ की शिकायत के चलते अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री मोदी आज मां की सेहत की जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे। करीब 1.5 घंटे रुके, उसके बाद दिल्ली रवाना हुए। उनसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल भी हीराबा का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। देश भर में सलामती की दुआएं की जा रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की और ट्वीट किया, लिखा, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। आशा करता हूँ आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।
अगली सुर्खी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है। कांग्रेस ने इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाया। इसे लेकर पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि 24 दिसंबर को जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की कई घटनाएं हुई। वेणुगोपाल के मुताबिक राहुल गांधी को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी के बावजूद भी दिल्ली पुलिस उनके आसपास भीड़ को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम रही। वेणुगोपाल के मुताबिक हालात ऐसे हो गए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के लिए सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। इस बाबत कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसे वो दिल्ली में राहुल की सुरक्षा में हुई चूक का सबूत बता रही है। वेणुगोपाल ने अपनी चिट्ठी में इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल से मिलने वाले लोगों को आईबी पूछताछ के नाम पर डरा धमका रही है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई, सुनिए। जो देश में करना है हमारी एजेंसी सबके लिए करती हैं, कोई इसमें विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे विषयों पर राजनीति करती है। राहुल की बात चली है तो उनकी तरफ से आए एक मजेदार जवाब के बारे में भी सुनते चलिए। उनकी टी शर्ट को लेकर यात्रा की शुरुआत से सवाल पूछे जा रहे थे, अलग अलग संदर्भ में, कभी दाम को लेकर तो कभी ठंड को लेकर। सोशल मीडिया पर भी खूब गप हो रही थी। अब सुनिए उनका रिस्पॉन्स। अगली सुर्खी कर्नाटक के मैसूर जिले से आई है। यहाँ के एक चर्च में तोड़फोड़ और चोरी हुई। आज तक के संवाददाता नागार्जुन की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने चर्च में ईसा मसीह की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। जिस समय ये वारदात हुई उस वक्त पादरी वहां मौजूद नहीं थे। क्रिसमस के आसपास ईसाई धर्मावलंबियों पर हुए हमलों के संदर्भ में इस घटना की जानकारी जब बाहर आई तो इलाके में तनाव पसर गया। घटना पर मैसूर की पुलिस अधीक्षक सीमा लटकर ने बताया कि प्राइमा फेसिया ये मामला चोरी का लग रहा है, क्योंकि दानपेटी से पैसे गायब मिले हैं। फिलहाल घटना की जांच के लिए स्पेशल टीम बना दी गई है। आखिरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से आई। आज 28 दिसंबर को जम्मू के सिधरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस एनकाउंटर को लेकर एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि आमतौर पर ट्रकों का मूवमेंट दोपहर 12 बजे के बाद होता है, लेकिन सुबह के वक्त एक ट्रक को देखकर सुरक्षा बलों को संदेह हुआ। जब ट्रक को चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें सवार आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से काफी हथियार भी बरामद हुए। इस बीच सूबे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, गृह सचिव, एनआईए के डीजी, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी मौजूद थे। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर अपने सभी दर्शकों को मैं बधाई देता हूं। ललन टॉप, आपका ललन टॉप आज 7 बरस का हुआ। निगहबानी और नजर यूं ही बनी रहे, प्रेम भी बना रहे और अनुशासन की हिदायत भी मिलती रहे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।